हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम निश्चित समाकलन के गुण धर्मों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम इनका डेरिवेशन नहीं करते हुए केवल इनके गुण धर्म को यूज़ करना सीखें कि कैसे क्वेश्चन पे कैसा गुण धर्म यूज़ करना चाहिए। जिसमें हमारा फर्स्ट गुण धर्म है कि यदि कोई इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx हो तो उन्हीं सीमाओं में यदि फंक्शन को सेम रखते हुए समाकलन का जो होता है चर उसे बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर हम x के स्थान पर कोई नया चर t भी यूज़ कर लें तो भी समाकलन के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा गुणधर्म है यदि कोई इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx है और यदि हम लोग सेम फंक्शन पर लिमिट को इंटरचेंज कर दें, यानी लोअर को अपर में और अपर को लोअर में, तो इससे समाकलन का चिन्ह बदल जाता है। अगला गुणधर्म है यदि हमारे पास एक इंटीग्रेशन a टू b f(x) dx हो और a व b के मध्य कोई अन्य पॉइंट c हो तो इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बदला जा सकता है, पहले a से c और फिर c से b, सेम फंक्शन के लिए। यानी ये कुछ ऐसा है कि यदि हमें a से b जाना हो और बीच में पॉइंट कोई c हो तो पहले हम a से c जाते हैं और फिर c से b। ये आपका गुणधर्म नंबर है 3। व्यापक रूप में यदि a और b के मध्य बहुत सारे पॉइंट a1, a2, a3 सीक्वेंस में हो अप टू an, तो a से b इंटीग्रेशन f(x) dx को a टू a1 f(x) dx प्लस a1 टू a2 f(x) dx डैश 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 अप टू an टू b f(x) dx में बदला जा सकता है। अब विशेष बात कि इस गुणधर्म का प्रयोग हमें कहाँ करना है। इस गुणधर्म का प्रयोग उस वक्त किया जाता है जब दिए गए अंतराल यानी a टू b जो हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले रहे हैं उसके बीच में दिए गए फलन f(x) का मान कहीं पर आकर बदल रहा हो, और f(x) का मान यूज होना और f(x) के मान के बदलने के लिए मोस्टली जो फलन होगा वो मोड फलन या महत्तम पूर्णांक फलन के लिए ही होता है। इसका मतलब यदि क्वेश्चन में मोड फलन या महत्तम पूर्णांक x फलन हो तो उसके अंदर आपको गुणधर्म 3 का उपयोग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा गुणधर्म नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन इसी गुणधर्म के ऊपर ही पूछा जाता है, जिसमें यदि लिमिट a टू b f(x) dx को इंटीग्रेशन हो और सेम लिमिट में यदि हम x के स्थान पर a प्लस b माइनस x को पुट कर दें तो भी फलन के मान इंटीग्रेशन के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, आप x के स्थान पर क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, यानी a प्लस b माइनस x करने पर भी फलन के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका एक अन्य रूप है जो कि मोस्टली यूज़ होता है, वो है कि यदि लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट a हो तो इसी गुणधर्म का रूप कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट 0 टू a x के स्थान पर a माइनस x, तो भी समाकलन के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका ये वाला रूप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस गुणधर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस गुणधर्म का प्रयोग उस वक्त करते हैं जब इस गुणधर्म को प्रयोग करने के बाद हर में परिवर्तन ना हो। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कि हर का एक होना या समाकलन में log हो तो भी मोस्टली इसी गुणधर्म का प्रयोग किया जाता है। और आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, कई बार एक एक्स्ट्रा x की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुश्किल आती है,
उस एक्स्ट्रा x को हटाने के लिए भी इस गुणधर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम क्वेश्चन करते वक्त इन इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखते हुए ही गुणधर्म 4 का उपयोग करेंगे। गुणधर्म नंबर 5, हालांकि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन हमारी बुक में है तो हमें इसको भी करना चाहिए। इसमें होता है कि यदि f(x) एक फलन है जो कि आवर्तनांक a का आवर्ती फलन है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि यदि हम x के स्थान पर x + a भी कर दें तो भी फलन का मान f(x) ही होगा। तो इस स्थिति में यदि हमारे पास कोई इंटीग्रेशन 0 to n f(x) dx हो तो उसका आंसर बन जाता है n × 0 to a f(x) और dx। ये है गुणधर्म नंबर 5, हालांकि इसका कोई विशेष यूज नहीं है। अगला है गुणधर्म नंबर 6। इसका जो पॉइंट है वो ये है कुछ कि यदि हमारे पास इंटीग्रेशन -a से a f(x) dx हो, लिमिट पे ध्यान देना है, -a से सेम लिमिट होती है लेकिन उनके चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं। इसका मान 2 गुणा 0 से a f(x) dx भी हो सकता है या सिर्फ 0 भी हो सकता है। ये इस बात पर करेगा डिपेंड कि f(x) सम फलन है या विषम। पहले वाला उत्तर प्राप्त होगा यदि f(x) सम फलन होगा और दूसरा 0 उत्तर प्राप्त होगा यदि f(x) विषम फलन है। यह है आपका गुणधर्म नंबर 6। अब इस बात का मतलब क्या है? सम फलन का मतलब होता है कि यदि आप x के स्थान पर -x भी रख दें तो भी फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और विषम फलन का मतलब होता है कि यदि आप x के स्थान पर -x रख दें तो फलन में से माइनस कॉमन आके बाकी सारा फंक्शन सेम रहता है। इसे सम और विषम संख्याओं से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या सम है तो वह विषम नहीं हो सकती और यदि वह विषम है तो सम नहीं हो सकती। यानी हम मोस्टली संख्याओं को सम और विषम के रूप में वर्गीकृत कर लेते हैं, जबकि फलन के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फलन ना तो सम हो और ना ही विषम हो। अब इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक फलन होता है f(x) की फॉर्म में, उसके अंदर x के स्थान पर रखिए -x, आपको मिल जाएगा एक f(x) और एक f-x। आप इनका योग करें, यदि इनका योग 0 आ जाए तो f(x) विषम फलन होगा और यदि इनका अंतर 0 आ जाए तो f(x) सम फलन होगा। और दोनों में से कोई भी ना आए तो ना तो वह सम फलन होगा और ना ही वह विषम फलन होगा। तो इस प्रकार आपको पहले सम और विषम फलन की जांच करनी चाहिए और उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो पहचान है इसकी वो है लिमिट का सेम होना लेकिन विपरीत चिन्ह की होना। नेक्स्ट है गुणधर्म नंबर 7, जिसमें होता है लिमिट 0 से 2a f(x) और dx। इसके भी 2 आंसर होते हैं। पहला तो 2 गुणा में 0 से a, यानी कि इस लिमिट में से 2 कॉमन लेकर यह हम मल्टीप्लाई में यूज़ करना है। अंदर वाले फंक्शन में कोई चेंज नहीं, या 0 उत्तर बनेगा। अब ये उत्तर आएंगे कब? यदि f(2a - x) बराबर f(x) हो तो ऊपर वाला उत्तर, और यदि f(2a - x) बराबर -f(x) हो तो नीचे वाला उत्तर। ये है गुणधर्म नंबर 7। अब इसे सम और विषम फलन के साथ जोड़कर ना देखा जाए, वो एक अलग कंसेप्ट है जबकि एक अलग कंसेप्ट है। अब इस गुणधर्म का प्रयोग किस वक्त किया जाता है? बेसिकली गुणधर्म नंबर 4 और गुणधर्म नंबर 7 का प्रयोग एक जैसा है, क्योंकि उसके दूसरे रूप में और इसके रूप में कोई अंतर नहीं है। अब यूज़ कहाँ करना है? जब हम गुणधर्म नंबर 4 का उपयोग करते हैं तो हम मोस्टली ये देखते हैं कि हर में परिवर्तन ना हो, और यदि ऐसा हो जाए कि पूरे फलन में ही कोई परिवर्तन ना हो जब हम गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग कर रहे हों,
तो वहाँ पर वास्तव में गुणधर्म नंबर 7 का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें यह स्पष्ट भी है कि यदि गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग किया गया यहाँ पर और पूरा फंक्शन सेम आ गया, तो इसका मतलब वहाँ पर हमें गुणधर्म नंबर 7 का प्रयोग करना है। और यदि चेंज हुआ लेकिन माइनस कॉमन आ गया, तो उसका उत्तर क्या बन जाएगा? 0। यहाँ भी हमें गुणधर्म नंबर 7 का प्रयोग ही करना है। इस प्रकार हम निश्चित समाकलन के मान इन गुणधर्मों की सहायता से ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक मानक निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना, जो कि है लिमिट 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन, या लिमिट 0 से π/2 log cos x का इंटीग्रेशन। दोनों की वैल्यू सेम होती है और इसका मान होता है -π/2 और log 2। हमें यही सिद्ध करना है कि इसका मान -π/2 log 2 कैसे आएगा। सबसे पहले हम लोग इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको i के इक्वल मान लेते हैं और उसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके अंदर log यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर पहले गुणधर्म नंबर 4 को यूज़ करना चाहिए। तो हम लिखते हैं गुणधर्म 4 से, तो उसमें i का i रहता है, इंटीग्रेशन सेम रहता है, लिमिट भी सेम रहती है, बस x के स्थान पर आ जाता है अपर लिमिट -x। तो जिसको आगे हल करें तो बन जाएगा लिमिट सेम log cos x और dx, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट हम लोग समीकरण नंबर 1 और 2 का योग करते हैं। यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों इंटीग्रेशन i के इक्वल हैं और हमने यहाँ पर इनको भी इक्वल किया है, तो इनमें से कोई भी आ जाए दोनों की शुरुआत सेम ही रहती है। नेक्स्ट स्टेप होगा i और i का योग बन जाएगा 2i, लिमिट दोनों इंटीग्रेशन की सेम है और अंदर है log sin x प्लस log cos x जोड़ने के बाद और dx। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट 0 से π/2 log के गुणधर्म का प्रयोग करें तो sin x इंटू cos x और dx। अभी इसको सूत्र के रूप में चेंज करने के लिए 0 से π/2 log और इसके स्थान पर हम लोग लिखते हैं sin 2x/2 और dx, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx, जो कि नेक्स्ट टाइम बनेगा 2i इज इक्वल लिमिट 0 to π/2 इंटीग्रेशन log sin 2x dx माइनस इसका एक दूसरा इंटीग्रेशन बनाते हैं जिसमें log 2 तो कांस्टेंट होगा, बाकी लिमिट 0 से π/2 1 इंटू dx, जिसको आगे हल करें तो 2i इज इक्वल लिमिट 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x जिसकी लिमिट है 0 से π/2। ओवरऑल बनेगा 2i इज इक्वल 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस इसको सॉल्व करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, तो ये बन जाएगा π/2 और log 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2x को मान लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा dx इज इक्वल 1/2 और dt, जो 2 मल्टीप्लाई में था उसका हमने भाग लगा दिया। अब लिमिट चेंज करें, जब x का मान 0 तो t का मान भी 0, और जब x का मान π/2 तो t का मान बन जाएगा पाई। इस आधार पर 2i इक्वल बनेगा 0 से पाई 1/2
log साइन टी और डी टी माइनस पाई बटे 2 और log 2। अब यदि हम यहाँ पर पुनः गुणधर्म 4 का प्रयोग करें तो आप देखिए कि हम लोग t के स्थान पर रखेंगे अपर लिमिट माइनस टी, तो ऑब्वियस है कि इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, जैसा पहले है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो हम यहाँ पर गुणधर्म नंबर 7 का उपयोग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे गुणधर्म 7 से लेफ्ट हैंड साइड में था 2i, राइट हैंड साइड में था 1/2 और जो लिमिट थी 0 से पाई उसमें से हम 2 कॉमन लेके आगे शिफ्ट कर देंगे, बाकी बचेगा 0 से पाई/2 और log के अंदर है साइन टी और डी टी और आगे चल रहा है माइनस पाई/2 और log 2। इस आधार पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमने पहले गुणधर्म का उपयोग कर लिया जिसमें हम वेरिएबल को किसी भी अन्य वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर t के स्थान पर x लगा लिया। ये हमने किया है गुणधर्म 1 से, बाकी सेम जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखा और लेफ्ट हैंड में चल रहा है 2i। यदि हम समीकरण 1 से ध्यान दें तो ये वापस i बन सकता है, तो यहाँ पर लिखा 2i इज इक्वल i माइनस पाई/2 और log 2 समीकरण 1 से, जिसमें i को इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे को i इक्वल मिल जाएगा माइनस पाई/2 और log 2। और हमें यही सिद्ध करना था कि उस इंटीग्रेशन का मान माइनस पाई/2 log 2 होगा। हालांकि इसको कुछ लोग पाई/2 और log 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस माइनस को हम लोग 2 की घात में शिफ्ट कर देंगे, जिससे ये 2 की घात -1 बन जाएगा जो कि 1/2 होता है। तो ये सिद्ध करना हो या ये दोनों का मतलब एक ही है। इसके साथ साथ निश्चित समाकलन को हल करते समय कुछ और बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि सेम लिमिट में कोई इंटीग्रेशन करना हो तो उसकी वैल्यू बनती है 0, और यदि लिमिट 0 से 0 हो तो भी उस इंटीग्रेशन की वैल्यू बनती है 0। और यदि लिमिट a टू b हो और हमें 0 का इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर इसका भी क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो इन तीनों ही केसेस में इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 बनने वाली है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है -2 से 2 और हमें फंक्शन दिया है 2x + 3 का मॉड और dx, जिसे हम i के इक्वल मान लेते हैं और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है जो कि है 2x + 3 का मॉड, उसमें पहले हमें मॉड हटाना है और इस फंक्शन को हम लोग fx के इक्वल मान लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर सिंगल मोड वाला फंक्शन हो तो उसकी 2 ही टाइप की वैल्यू बनती हैं, या तो उसका चिन्ह बनेगा प्लस या माइनस। इसका चिन्ह बनेगा प्लस यदि इसके अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और चिन्ह माइनस बनेगा यदि इसके अंदर की वैल्यू 0 से छोटी हो। ओवरऑल इस फंक्शन fx का मान 2x + 3 यूज़ करना है। इस असमीका को इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान -3/2 से बड़ा, और -2x + 3 को यूज़ करेंगे जब इस असमीका को हल करने पर हमें प्राप्त होगा x < -3/2। ये हमारा ओवरऑल फंक्शन है। अब आपको हमेशा इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे करना है कि आपके पास क्वेश्चन में जो लिमिट थी वो थी -2 से 2, -2 से 2, और उसके बीच में हमें एक पॉइंट मिल रहा है -3/2। तो आपको इसमें गुणधर्म नंबर जो है 3 उसका प्रयोग करना है, जिसमें पहले आप -2 से -3/2 तक इंटीग्रेशन करेंगे और प्लस में -3/2 से आप 2 तक इंटीग्रेशन आगे करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः गुणधर्म नंबर 3 से, जिसमें -3/2 से छोटी वैल्यू जो है उस पर फंक्शन हमें यूज़ करना है
2x प्लस 3 और -3/2 से बड़े पर हमें यूज़ करना है 2x प्लस 3। तो इस आधार पर गुणनखंड नंबर 3 से जो हमारा i है वो बन जाएगा -2 से -3/2 प्लस -3/2 से 2, जिसमें पहली बार में फंक्शन यूज़ होगा -2x प्लस 3 dx और दूसरे में यूज़ होगा 2x प्लस 3 और dx। इससे मिस्टेक होने के चांसेस आपके कम से कम हो जाएंगे। अब इसमें माइनस को बाहर किया, 2x और प्लस 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x का तो बन जाएगा x² और 3 का इंटीग्रेशन बन जाएगा 3x, जिसकी लिमिट है -2 से -3/2। इसी प्रकार दूसरा करूँगा तो x² प्लस 3x, जिसकी लिमिट है -3/2 से 2। जिसको और आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा माइनस बाहर, अपर लिमिट का मतलब x की जगह -3/2 रखूँगा तो हमें प्राप्त होगा 9/4 -9/2 माइनस लोअर लिमिट रखूँ तो x की जगह -2, तो हमें प्राप्त होगा 4 और -6। इसी प्रकार दूसरे में रखें तो बन जाएगा 4 + 6 -9/4 -9/2, जिसको यदि पूर्णतः हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा 25/2, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में मोड होने की वजह से हमने यहाँ पर गुणनखंड नंबर 3 का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास एक मोड फंक्शन है जो कि है 1 - x² का मोड। हम इसको i के कुल मान लेते हैं और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके अंदर के फंक्शन को हम लोग fx मान लेते हैं और इसको मापांक रहित करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि सेम लिखें और माइनस से गुणा करके लिखें। सेम लिखें जब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो और माइनस से गुणा करके लिखें जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो। अब हमें इन चीज़ों को हल करना है और उसके साथ ही इनके मानों को भी हल करना है। इसके लिए यदि आप ध्यान से देखें तो पहले लिखा है 1 - x² > 0। यदि हम इस पर ध्यान दें तो ये है 1 + x और 1 - x > 0। ऐसे क्वेश्चंस को हमने 8.2 में वर्धमान और ह्रासमान फलन को हल करते समय सॉल्व किया है। अब इसके साथ हम माइनस का गुणा करके x को बना देते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पर तो 1 + x और यहाँ पर x - 1 बन जाएगा। 0 से गुणा हो गया माइनस का 0, लेकिन माइनस से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। इसमें एक एक असमीका को हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा -1 और यहाँ से मिलेगा 1, तो -1 और +1 अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। लेस देन 0 का मतलब ये माइनस वाला, यानी इस कंडीशन में x का मान -1 और 1 के बीच होगा। तो यहाँ पर हमें 1 - x² यूज़ करना है जब x का मान -1 और +1 के बीच हो। इसी प्रकार जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 - x² < 0, या हम यूँ कहें कि हमें 1 + x और 1 - x मिलेगा < 0। माइनस से गुणा करेंगे तो 1 + x और x - 1 मिलेगा > 0। इसी से हल करें तो ये पॉजिटिव -∞ टू +∞। तो इस कंडीशन में जब हमें ये माइनस से गुणा करते हुए यूज़ करना है तो ये बनेगा x² - 1, और ये उस वक्त यूज़ किया जाएगा जब x का मान इन अंतरालों से हो, यानी कि -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। ये आपका फंक्शन है। अब हमें इसे क्वेश्चन में यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आप देखिए कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो है -2 से 2 तक, और यहाँ पर 2 पॉइंट हमें मिल रहे हैं -1 और 1। जब आप इस इंटीग्रेशन को करेंगे तो आप पहले -2 से -1 तक, फिर -1 से 1 तक और फिर 1 से 2 तक करेंगे। तो इस आधार पर जो हमारा i बनेगा वो आएगा -2 से -1 प्लस -1 से 1 और प्लस 1 से लेकर 2। अब इनमें फंक्शन कौन सा यूज़ करना है,
आप ये देखिए कि -1 से 1 के बीच तो हमें फंक्शन यूज़ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी बीच वाले में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और dx, और बाकी दूसरे दोनों स्थानों पर हमें कौन सा फलन यूज़ करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और dx। अब सिंपली हम लोग एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे। पहले का आएगा एक्स क्यूब बटे 3 माइनस एक्स, जिसकी लिमिट -2 से -1। इसी प्रकार दूसरे में बनेगा x माइनस एक्स क्यूब बटे 3 -1 से 1, और x क्यूब बटे 3 माइनस एक्स 1 से 2। अब इन पे यूज़ करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें प्राप्त होगा -1 बटे 3 प्लस 1 माइनस 8 बटे 3 प्लस 2। दूसरे पद से हमें मिलेगा 1 माइनस 1 बटे 3 अपर लिमिट माइनस 1 प्लस 1 बटे 3 लोअर लिमिट, और इसी प्रकार अंतिम पद से हमें मिलेगा 8 बटे 3 माइनस 2 अपर लिमिट और माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 लोअर लिमिट, जिनको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 4, फाइनल आंसर।